नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण में प्राकृतिक वातावरण, परिवहन एवं संचार, कच्चा एवं निर्मित सामान, जनसंख्या, राजनीतिक संरचना, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संरचना संबंधी दृष्टिकोण, कार्य संबंधी दृष्टिकोणों का दोनों वीडियो में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। राजनीतिक भूगोल के विकास क्रम से स्पष्ट है कि अनेकानेक विचारकों एवं भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचारों द्वारा इसको गति प्रदान की तथा इसको विशिष्ट विषय के रूप में विकसित किया। यद्यपि आधुनिक राजनीतिक भूगोल का वास्तविक प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसमें सैद्धांतिक निरूपण का लगभग अभाव रहा। यही कारण है कि प्रोफेसर ए मूडी ने इसके संबंध में लिखा है कि राजनीतिक भूगोल कभी निश्चित विज्ञान नहीं हो सकता था। इसकी समस्याओं के समाधान को शुद्ध विज्ञान के समान ग्रहणशील मानव बनाना या मानना एक भूल होगी। सैद्धांतिक निरूपण के अभाव के कारण अनेक भूगोलवेत्ताओं ने चिंता व्यक्त की एवं इसके अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, जिनको आधार मानकर राजनीतिक भूगोल का विधिवत अध्ययन किया जा सकता है। ये कार्य मुख्यतः विगत 40 वर्षों से विशेषकर हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य रिचार्ड हार्टसॉन व स्टीफन बी जोन्स का है। सामान्यतः राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में 6 उपागम या अप्रोचेज काम में आती हैं। इनका अध्ययन राजनीतिक भूगोल के समुचित ज्ञान के लिए अपेक्षित है। नंबर 1 है शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण, द पावर एनालिसिस अप्रोच। 2 है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, द हिस्टोरिकल अप्रोच। तीसरा है संरचना संबंधी दृष्टिकोण, द मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। चौथा है कार्य संबंधी दृष्टिकोण, द फंक्शनल अप्रोच। 5वां है क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। और 6ठा है तंत्र उपागम सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम प्रथम 3 अप्रोच हैं उनका हम अध्ययन करेंगे: शक्ति विश्लेषण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और संरचना संबंधी दृष्टिकोण। नंबर 1 आता है शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण। शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण अधिकांशतः राजनीतिकों द्वारा अपनाई गई विधि है। इसमें अनेक विचारक भौगोलिक तत्वों को शक्ति तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। वे राष्ट्रीय शक्ति के 5 स्वरूप अर्थात भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक का वर्णन करते हैं। भौगोलिक तत्व जैसे स्थिति, विस्तार, आकार, कृषि युक्त व अकृषि युक्त क्षेत्र, जलवायु का प्रभाव न केवल भूमि के उपजाऊपन अपितु मानव शक्ति एवं क्षमता पर और राष्ट्रीय संसाधनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण को एक सीमित भौगोलिक दृष्टिकोण कहा जाएगा। एक संपूर्ण भौगोलिक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि एक उपयुक्त तालिका भौगोलिक तथ्यों की वर्णित की जाए और उन तथ्यों को राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की तालिका A.B. कोहन ने निम्नलिखित प्रकार से वर्णित की, जिसके प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं। 1. प्राकृतिक वातावरण। इसके अंतर्गत स्थिति, आकार, विस्तार, धरातल, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि सम्मिलित की जाती है। इसके उदाहरण स्वरूप एक तथ्य इस प्रकार से हो सकता है कि नॉर्वे की अधिक लंबी तटरेखा एवं मछली पकड़ने की सुविधा तथा दूसरी ओर कृषि की दृष्टि से निर्धनता ने यहाँ के व्यापारिक एवं राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित किया है। कि किस प्रकार से एक प्राकृतिक कारक जिसमें आपका उसकी आकृति हो सकती है, उसका विस्तार हो सकता है, उसका धरातल हो सकता है, उसकी जलवायु हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, वनस्पति हो सकती है, कि वो किस प्रकार से वहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है, वहाँ की पॉलिटिकल अप्रोच को प्रभावित करती है। नंबर 2 है परिवहन एवं संचार। इसमें विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों का स्वरूप न केवल यात्री वाहक के रूप में अपितु सामग्री का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार संचार के साधनों से विचार अभिव्यक्ति होती है। ये राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकता के प्रमुख साधन होते हैं। नंबर 3 है कच्चा, अर्धकच्चा एवं निर्मित सामग्री। एक देश के प्रमुख संसाधन होते हैं। ये सभी, चाहे कच्चा माल है, चाहे अर्धकच्चा है या निर्मित सामान है, ये किसी देश के प्रमुख संसाधन होते हैं।
इनका न केवल वर्तमान में अपितु भविष्य की संभावनाओं के दृष्टिकोण से अध्ययन होना आवश्यक है। इनका अध्ययन एवं प्रभाव समय व स्थान के संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय शक्ति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं कि कोई देश कितना पावरफुल है, चाहे हम उसमें पेट्रोलियम पदार्थ लें, चाहे सोना चांदी या धातु मेटल लें, तो कहाँ पर कितना निकल रहा है, वो सीधा सीधा किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और आर्थिक आधार किसी देश की राजनीति को सशक्त बनाते हैं। तो ये चीज़ें भी इसको राजनीतिक भूगोल को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति एवं सामर्थ्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका दोनों प्रकार से इस पर रोल रहता है जनसंख्या का। यदि किसी क्षेत्र में संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या कम है तो आपका उसको और विकास करने के लिए जनसंख्या न्यून, और यदि वहाँ पर संसाधनों से अधिक है तो उसका उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के अंतर्गत उसकी गुणात्मक एवं भावनात्मक विशेषताएं जैसे तकनीकी ज्ञान, धर्म आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। राजनीतिक संरचना, इसके अंतर्गत प्रशासकीय स्वरूप, आदर्श, उद्देश्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अध्ययन होना आवश्यक है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सांख्यिकी सूचनाएं प्राप्त करना साल, किंतु उनके आधार पर मूल्यांकन हेतु अंक सीमा निर्धारण अत्यधिक जटिल कार्य है, क्योंकि किसी एक तत्व के प्रधानता देने या कमी करने से परिणाम में अंतर आ जाएगा। जैसे जनसंख्या को अधिक महत्व दी जाए तो चीन और भारत का स्थान सर्वोच्च हो जाएगा। यही तथ्य शहरी जनसंख्या के प्रतिशत, इस्पात उत्पादन, कृषि क्षेत्र आदि के लिए सत्य है। इससे ये तात्पर्य नहीं है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर शक्ति विश्लेषण नहीं किया जाए, अपितु इससे प्राप्त परिणाम तुलनात्मक अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। नंबर 2 है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। राजनीतिक भूगोल में ऐतिहासिकता का अध्ययन भी महत्व रखता है। इसकी उपयोगिता हार्टसॉन, जोन्स, विस्ली आदि विचारकों ने स्वीकार की है। इसका प्रमुख उद्देश्य भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करके न केवल प्राचीन परिस्थितियों से अवगत होना है, अपितु वर्तमान समस्याओं के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक राज्य का केंद्रीय स्थल से क्रमिक विकास, सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण, उपनिवेश का विस्तार आदि अनेक समस्याओं का ऐतिहासिक विवेचन से ही समझा जा सकता है। इस अध्ययन में विशेष सुविधाएं मानचित्र पर अंकन की हैं, क्योंकि राज्यों का विस्तार सरलता से मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विस्ली ने फ्रांस का विवरण अपनी पुस्तक में दी अर्थ एंड स्टेट में प्रस्तुत किया है। उन्होंने फ्रांस के उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए सफलतापूर्वक मानचित्र पर प्रदर्शित भी किया है। साथ ही उन्होंने उन तत्वों को भी विशद विवेचन प्रस्तुत किया है जो पृथ्वी और राज्यों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो किसी देश की हिस्ट्री से हम वहाँ की समस्याओं और वहाँ पूर्व में हुए निर्णय और वर्तमान की स्थिति को हम साध सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक उपागम भी किसी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का या राजनीतिक यूनिट का करना अति आवश्यक है। उस आधार पर भूतकाल से हम सबक लेकर वर्तमान काल की जो परिस्थिति है उनके अनुरूप अपनी विचार या नीति बना सकते हैं। नेक्स्ट है संरचना संबंधी दृष्टिकोण। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में राज्य का स्थान सर्वोच्च है, अतः कुछ विचारकों का मत है कि राज्य की संरचना का अध्ययन ही राजनीतिक भूगोल में प्रमुखता रखता है। संरचना संबंधी दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में हार्टसॉन भी है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन उनके विविध आकार, प्रारूप, संरचना के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य की राजधानी एवं उद्भव क्षेत्र, सीमाएं, प्रांतीय विभाग, साधन एवं अल्प बसे भाग होते हैं, सघन एवं अल्प बसे भाग होते हैं, जिनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। राज्य के प्रारूप को उसकी स्थिति, आकार, विस्तार के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार संरचना शब्द प्रमुखतः राज्य के क्षेत्रीय अंगों जैसे जनसंख्या, आर्थिक क्षेत्र, राजधानी, सीमाएं आदि के लिए प्रयुक्त होता है। अतः राजनीतिक भूगोल में संरचना दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रारूप एवं संरचना दोनों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। इस प्रकार विवेचन से राज्य के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तथा विश्व की राजनीतिक इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन सहज हो जाता है। स्वयं हार्टसॉन ने ही इस दृष्टिकोण में परिवर्तन प्रस्तुत किया। उन्होंने इस प्रकार के वर्णन को स्थिर व आलस्यपूर्ण व्यक्त किया, क्योंकि इसमें राज्य के विभिन्न अंग तथा उपांगों का मात्र वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, उनके कार्य को विस्मृत कर दिया जाता है, जबकि कार्य से ही स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जिन पर राज्य निर्भर करता है। अतः संरचना का वर्णन राज्य के विभिन्न अवयवों को समझने के लिए होना चाहिए,
किंतु वास्तविक परिणाम कार्यों के अध्ययन एवं विवेचन से ही संभव है। अगला है कार्य संबंधी दृष्टिकोण, द फंक्शनल अप्रोच। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित स्वरूप के अभाव को दूर करने की दिशा में रिचार्ड हार्टसॉन का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने राजनीतिक भूगोल में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो कार्य संबंधी दृष्टिकोण के नाम से विख्यात है। इसका प्रतिपादन उन्होंने अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद के अध्यक्षीय भाषण के रूप में 7 अप्रैल 1950 में किया था। इसका प्रकाशन परिषद की पत्रिका में हुआ। इसका मूल आधार था कि एक क्षेत्र का राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते रहना। यह सिद्धांत राजनीतिक भूगोल को नवीन दिशा प्रदान करता है। यही नहीं अपितु स्वयं हार्टसॉन ने इसको आर्थिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल के रूप में संबोधित किया, अतः इसका संपूर्ण विवेचन अपेक्षित है। हार्टसॉन के कार्य संबंधी दृष्टिकोण को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया है। आंतरिक पक्ष, राजनीतिक भूगोल की मूल समस्या राज्य को कार्य के आधार पर प्रस्तुत करना है। क्षेत्र, जनसंख्या, राजनीतिक इकाई राज्य के अभिन्न अंग हैं। राज्य आंतरिक क्षेत्रों को संगठित करने हेतु नियम बनाता है तथा क्षेत्रों में एकरूपता स्थापित करता है। यद्यपि कुछ अर्थों में जैसे धर्म, शिक्षा अथवा अन्य सामाजिक गतिविधियों में कुछ क्षेत्रीय असमानताओं को भी स्वीकार कर देता है। आर्थिक क्षेत्र में कुछ रूपों में जैसे मुद्रा, आर्थिक संस्थान, संबंधों आदि में एकरूपता रखता है। इसके अतिरिक्त राज्य का सर्वप्रमुख कार्य अपने निवासियों एवं क्षेत्र की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना है। इन सभी विवेचनों में भूगोलवेत्ता क्षेत्रीय विविधता को प्रमुखता देता है। राज्य के कार्य निर्धारण में हार्टसॉन ने 2 तत्वों को प्रमुखता से वर्णन किया है। प्रथम, केंद्र से बाह्यवर्ती शक्तियाँ और द्वितीय केंद्रीयवर्तीय शक्तियाँ। केंद्र से बाह्यवर्ती शक्तियाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। भूगोलवेत्ता उन सभी प्राकृतिक अवरोधों से परिचित होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संचार व्यवस्था में बाधक होते हैं। राज्य प्रशासन के लिए संचार व्यवस्था न केवल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से में संबंध स्थापित करने हेतु आवश्यक है, अपितु केंद्र से समीपवर्ती क्षेत्रों में संयुक्त करने का साधन है। इस दिशा में दूरी भी एक बाह्यवर्ती शक्ति के रूप में है। इसका संबंध राज्य के विस्तार व आकार से होता है। मानव भी एक अवरोधक के रूप में होता है। जैसे किसी क्षेत्र में मानव का न होना अथवा अत्यधिक कम होना एक अवरोध है। इस प्रकार के क्षेत्रों में के कारण पृथकता की भावना जागृत होती है। यही कारण है कि महासागर, आर्कटिक या हिममंडित क्षेत्र आदि पृथकता के द्योतक रहे हैं। इस प्रकार मध्ययुग में आल्पस, अपलेशियन पर्वत श्रेणियाँ अवरोधक के रूप में रहे हैं। यदि एक ही राज्य की जनसंख्या में विविधता होती है तो उसका प्रभाव बाह्यवर्ती शक्ति के रूप में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। इस दिशा में राज्य के सामाजिक स्वरूप में समता का विकास आवश्यक हो जाता है, अन्यथा राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। राज्य का सामाजिक स्वरूप भाषा, धर्म, शिक्षा, जीवन स्तर, राजनीतिक भावना आदि पर निर्भर करता है। ये सभी तत्व राज्य के लिए बाह्यवर्ती शक्ति के कारक होते हैं। यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र में इनका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। यदि एक राज्य का कोई प्रदेश दूसरे देश से संबंध रखता है तो उसका प्रभाव राज्य की सुरक्षा व शांति पर पड़ता है। राज्य में यदि हम भारत की बात करें तो भारत में असम व अन्य पूर्वी राज्यों में वर्तमान समय में उद्भूत अशांति का एक कारण उन प्रदेशों की जनसंख्या का अन्य देशों के साथ राजनीतिक संबंध भी है। भूगोलवेत्ता एक प्रदेश की प्राकृतिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था एवं सुदृढ़ता का अध्ययन कर सकता है। तो ये थी बाह्यवर्ती शक्तियाँ कि दूसरे उससे किस प्रकार से ये केंद्रित रहती हैं और एक जो संबंध है कि किस प्रकार से दूसरे देशों से संबंध देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नंबर 2 है केंद्रवर्ती शक्तियाँ। केंद्र से बाह्यवर्ती शक्तियों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि राज्य के अनेक तथ्य कार्यरत रहते हैं जिनके कारण राज्य में एकरूपता के स्थान पर विविधता का विकास होता है। फलस्वरूप प्रशासन की कुशलता में बाधा पड़ती है। किंतु राज्य में केवल बाह्यवर्ती शक्तियों का ही कार्य नहीं करती, अपितु अनेक केंद्रवर्ती शक्तियाँ भी रहती हैं जिनमें राज्य में एकता बनी रहती है। राज्य के लिए सबसे प्रमुख केंद्रवर्ती शक्ति राज्य विचार, स्टेट आइडिया है। प्रत्येक राज्य के अस्तित्व का कारण डी एंटर होता है। राजनीतिक भूगोल में यह विचार नवीन नहीं है, अपितु रेटजेल व अन्य भूगोलवेताओं ने इस पर विचार प्रस्तुत किए हैं। रेटजेल ने राज्य की व्याख्या एक क्षेत्र, एक मानव समूह, एक विशिष्ट विचार के पोषक के रूप में की है। उन्होंने ये भी व्यक्त किया
कि वे राज्य शक्तिशाली होते हैं जहाँ राज्य के राजनीतिक विचार संपूर्ण राज्य में व्याप्त होते हैं। अतः हार्टसोन ने ये मत व्यक्त किया कि राज्य की भाईवर्ती शक्तियों को उद्भूत समस्याओं के अध्ययन ने पूर्व राज्य के प्रारंभिक राजनीतिक विचार जो संयुक्त शक्ति का कार्य करते हैं का अध्ययन किया जाता है। माउल दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने राज्य विचार का कुछ विस्तार से प्रतिपादन किया। एक राज्य का अस्तित्व हेतु राज्य विचार एक प्रमुख भूमिका रखता है। जब तक राज्य विचार प्रभावशाली होता है राज्य शक्तिशाली रहता है। जैसे राज्य का विचार की भावना छीन हो जाती है राज्य की शक्ति में भी कमी आ जाती है। यही नहीं अपितु अनेक बार राज्य के आंतरिक उपद्रवों का प्रारंभ हो जाता है। रेडजेल ने इस तथ्य का वर्णन करते हुए लिखा है, दोज स्टेट are strongest in which the political idea of the fill the entire body of the state extend to all its parts। राज्य विचार के अध्ययन हेतु राजनीतिक भूगोल को उस प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार राष्ट्र परिकल्पना द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन की भावना से एकत्व का विकास होता है। राज्य भाषा धर्म अन्य सामाजिक विशिष्टताओं के विकास का साधन मात्र नहीं अपितु उसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक होता है। जो जो राज्य के लोगों में परिपक्वता आती जाती है उनकी राज्य के प्रति राजनीतिक आस्था में वृद्धि होती जाती है। सामान्यतः एक राज्य के निवासी उस सरकार को महत्व देते हैं जो उनके स्वयं के लोगों को द्वारा परिचालित हो, न कि विदेशियों द्वारा। अर्थात राज्य का प्रत्येक नागरिक स्वयं को राज्य का एक अंग मानने से गौरवान्वित अनुभव करता है। यही कारण है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत प्रजा सदैव असंतुष्ट रही और क्रमशः उन शासन तंत्र का विघटन हुआ जो स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों नेशन स्टेट का उद्भव हुआ। राष्ट्रता के विकास होने पर भाषा धर्म की विविधता होते हुए भी राजनीतिक समानता का विकास होता है। जैसे स्विट्जरलैंड में 4 भाषा होते हुए भी राजनीतिक विचारधारा में पर्याप्त समानता है। इसी प्रकार अनेक राज्यों में कोड या उपद्रव क्षेत्र कोर एरिया राष्ट्रीय एकता के द्योतक होते हैं। जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्वीडन आदि में ये देखने को मिलता है। राजनीतिक भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक है कि वे राज्य के अस्तित्व के कारणों को ज्ञात करें क्योंकि इसी के द्वारा राज्य में एकता रहती है। सर्वप्रथम उस क्षेत्र का निर्धारण करना होगा जहाँ पर यह विचार कार्यरूप में है। तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों में उसकी प्रधानता और अंत में राज्य के सभी क्षेत्रों को संयुक्त करने की क्षमता का अध्ययन आवश्यक है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन करना भी आवश्यक है कि राज्य की कानूनी सीमा के अंतर्गत व्याप्त विविधताएं किस प्रकार से राज्य के राजनीतिक स्वरूप व आंतरिक संगठन को प्रभावित करती हैं। द्वितीय है बाह्य पक्ष। राजनीतिक भूगोल के कार्य संबंधी दृष्टिकोण में हार्टसोन ने द्वितीय चरण में राज्य के भारी कार्यों का अध्ययन सम्मिलित किया है। इसमें राज्य का अन्य राज्यों व संगठनों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। इन संबंधों को 4 समूह अथवा क्षेत्रीय, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 क्षेत्रीय संबंध, टेरिटोरियल रिलेशन। इसमें सर्वप्रथम समीपवर्ती देशों के साथ संबंध सम्मिलित किए जाते हैं। प्रत्येक देश की सीमाओं का निर्धारण क्षेत्रीय समायोजन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ये एक भौगोलिक अध्ययन में महत्व रखता है। सीमाओं के निर्धारण, प्रकृति, कार्य आदि पर राजनीतिक भूगोल में पर्याप्त कार्य किया गया है। सीमाओं का राज्य के जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। विगत 2 दशकों में अमेरिका तथा अन्य देशों में भूगोलवेत्ताओं ने सीमाओं के उद्भव, प्रकार, महत्व पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसका विस्तार से विवेचन सीमांत एवं सीमाएं नामक अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। सीमाओं की जहाँ राजनीतिक महत्ता है वहीं आर्थिक भी है क्योंकि सीमा पार व्यापार हेतु राज्य नियम बनाता है। आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशन। राज्यों के विभिन्न वस्तुओं का व्यापार आर्थिक भूगोल के क्षेत्र से संबंध रखता है किंतु राज्य द्वारा आर्थिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है। आर्थिक व्यापार की नीतियों का निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है। अधिकांशतः व्यापार उन्हीं देशों के साथ किया जाता है जहां राजनीतिक संबंध मित्रतापूर्ण होते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट आपने चीन के साथ में हमारे संबंधों, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का हमने उसका प्रभाव कि संबंध खराब होने पर हम उनसे व्यापारिक संबंध भी हटा लेते हैं, तोड़ देते हैं और संबंध सही होने पर हम पुनः वापस हमारे व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध कायम कर देते हैं। अतः राज्य के आर्थिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। भूगोलवेत्ता इस अध्ययन में एक राज्य की दूसरे राज्य पर आर्थिक निर्भरता का उसकी स्थिति राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन करता है। आर्थिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में राज्य का आकार, विशेषकर जनसंख्या के संदर्भ में विशेष भूमिका होती है।
साथ ही राजनीतिक संबंधों का आर्थिक संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योग होता है। जैसे ही एक देश के दूसरे देश के साथ राजनीतिक संबंध विच्छेद होते हैं, उनके आर्थिक संबंधों का व्यापार आदि की समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान समय में विदेशी आर्थिक सहायता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशन। राजनीतिक संबंध के अंतर्गत मुख्यतः एक राज्य का उसके क्षेत्र से अतिरिक्त भाग पर सफल राजनीतिक नियंत्रण सम्मिलित किया जाता है, जैसे उपनिवेश, नियंत्रित प्रदेश आदि। इस प्रकार औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी राज्य पश्चिम यूरोप में 8 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। जर्मनी प्रथम महायुद्ध के पश्चात एवं जापान द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इस तालिका से अलग हो गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के समीप क्षेत्र कानूनी दृष्टि से उनके अंग हैं, किंतु वास्तव में वो राज्य के अंग नहीं हैं। इस प्रकार के देशों में कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक देश, इंडोनेशिया आदि का वर्णन हार्टसोन ने किया है। राजनीतिक संबंधों में राज्यों द्वारा अपने आपसी हितों की रक्षा के लिए किए गए समझौता अथवा संगठनों को भी शामिल किया जाता है। सामरिक संबंध। सामरिक संबंधों में अधिकांशतः तात्पर्य राष्ट्र शक्ति जिस भूगोलवेत्ता निश्चित रूप से विचार व्यक्त कर सकता है। इसके अंतर्गत उन सभी भौगोलिक तत्वों का समावेश किया जाता है जो राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करते हैं। यद्यपि राज्य की एक सापेक्षिक तथ्य है और ये भौगोलिक तत्वों के साथ साथ राजनीतिक प्रारूप, विदेश आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। हार्टसोन का कहना है कि विश्व के प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों के संदर्भ में सामरिक महत्व रखता है, ताकि इसका विश्लेषण अन्य राज्यों के संदर्भ में किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड की सामरिक स्थिति के कारण ही ये दोनों महायुद्धों से अप्रभावित रहा और आज भी इसका सामरिकता की दृष्टि से विशेष महत्व है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रिचार्ड हार्टसोन ने राजनीतिक भूगोल में राज्य का कार्य संबंधी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर नवीन दिशा प्रदान की। अपने प्रपत्र के अंत में उन्होंने राजनीतिक भूगोल का केंद्रीय विचार संपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता में एक विशिष्ट क्षेत्र अथवा राजनीतिक इकाई को व्यक्त किया। राजनीतिक भूगोल में जो कार्य हो रहे हैं उनमें उपयुक्त विचारधारा की प्रधानता है। वास्तव में राज्य की महत्ता एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में न होकर उसके कार्यों की है और वह क्षेत्रीय इकाई संपन्न करती है। हार्टसोन द्वारा प्रतिपादित विचार निसंदेह राजनीतिक भूगोल के अध्ययन को एक सही दिशा प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने विभिन्न अप्रोचों का अध्ययन किया। शेष अप्रोचों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।